वर्ष 2023 का आगमन सभी के लिए खुशहाल और उत्तम हो। परम पिता परमात्मा से इस प्रकार की दुआ करते हैं। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहता है उसके लिए आज के दिन यानी इस नववर्ष के प्रथम दिन एक टाइम टेबल के रूप में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करें। सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि एक दुआ जो लगभग सभी पढ़ते आए हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सो सिल पर पड़तन निशान। यानी अभ्यास ही एक व्यक्ति को सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित होता है। इंग्लिश में भी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त होता है। तो राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं उसके मुख्य फैक्ट्स को हमने कल यानी वर्ष 2022 के अंतिम दिन पढ़ने का कुछ प्रयास किया था। यद्यपि तकनीकी समस्या के कारण और टाइम की व्यस्तता के कारण मैं बीच में ही वीडियो को ज़्यादा लंबा न चला करके छोड़ के चला गया था। अब वापस जहाँ से अपने स्टॉप किया था उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। यद्यपि हमने कालीबंगा सभ्यता को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था, उसके बाद में कालीबंगा के जो भी मुख्य फैक्ट थे उनके बारे में भी जानकारी ली। यद्यपि डिटेल रूप से आप जानकारी के लिए अनेक जो नोट्स हैं वो पढ़ते जाएं। अपने जहाँ से भी जानकारी मिले, खासकर एनसीईआरटी को आधार मान कर अगर तैयारी की जाए तो उसका रिजल्ट हमें अपने लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक लेकर के जाएगा। ठीक है। अब कालीबंगा के पश्चात हमने बेराट सभ्यता को अच्छी तरह पढ़ लिया था और बेराट के बाद में बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी बेराट सभ्यता। बेराट के बाद में हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में भी पढ़ा था, जो कि एक ताम्र सभ्यता थी। लेकिन आज वापस आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आहड़ सभ्यता के जो फैक्ट हैं उनको पूर्ण रूप से हमने कल पढ़ा नहीं। तो बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। पहली बात, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर। आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं? आहड़ सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। आहड़ का बाय द वे इसका नाम भी पूछ लिया जाए तो पहला नाम आता है इसका बना संस्कृति। रहेगा याद, आहड़ नया आकर के बना संस्कृति आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? आहड़ के लिए ही है। दूसरा, आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? वो है धूलकोट। दो नाम हो गए। धूलकोट सभ्यता आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। धूलकोट सभ्यता भी आहड़ को कहते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम जो हमने कल भी पढ़ा था, ताम्रवती सभ्यता। एक ताम्रजन्नी सभ्यता है और एक ताम्रवती सभ्यता है। ताम्रजन्नी सभ्यता तो कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को और ताम्रवती सभ्यता कहते हैं आहड़ को। तो आहड़ की जगह अगर बना संस्कृति नाम आए, धूलकोट नाम आए या ताम्रवती सभ्यता आए तो इसका मतलब आहड़ ही है। ठीक है। अब आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी? पूछा जा सकता है। ये सभ्यताएं जो पानी का क्षेत्र है उसके नज़दीक ही विकसित हुई है, खासकर नदियों के किनारे। तो ये आयड़ सभ्यता उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी। आयड़ क्या है? आयड़ पहले नाम है आयड़, जैसे ये झील है एक, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये झील है, यहाँ से नदी आई, इस नदी का नाम होता है आयड़। ठीक है, आती है, उसके पश्चात झील में मिल गई, झील के बाद में फिर से निकल गई, तो यहाँ इसका नाम आयड़ न होकर के बेड़च हो जाता है। दोनों नाम एक ही है, लेकिन झील में गिरने से पहले तो आयड़ है और झील में गिरने के बाद में बेड़च हो जाती हैं। ये राजस्थान की जो ज्योग्राफी जिसमें नदियाँ पढ़ेंगे तब डिटेल रूप से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मैंने झील के बारे में नहीं बताया, यद्यपि ये उदयपुर ज़िले की झील है। आयड़ के बाद में झील में गिरने के बाद में वो बेड़च हो जाती है। ठीक है, तो इसी बेड़च के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? आहड़ सभ्यता। आयड़ से आहड़ भी नज़दीक का ही शब्द माना जा सकता है, आयड़ और आहड़। ठीक है ना। इसके खोजकर्ता कौन है? ये जो आयड़ सभ्यता है उसका खोजकर्ता कौन है? तो याद करना है, आहड़ और ए, उधर ए भी है और यहाँ भी ए है, तो इसकी खोजकर्ता है अक्षय कीर्ति व्यास 1953। आयड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन है?
आहड़ सभ्यता के वो अक्षय कीर्ति व्यास है। धूलकोट सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? वो भी अक्षय कीर्ति व्यास है, क्योंकि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दूसरा, उत्खननकर्ता। उत्खनन का मतलब क्या? खुदाई का काम किसने किया? तो खुदाई का काम 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण का खुदाई का जो काम है वो रतन चंद्र अग्रवाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में दूसरा जो खुदाई का काम है वो एच.डी. सांकलिया कर रहे हैं। एच.डी. सांकलिया का पूरा नाम हंसमुख धीरजलाल सांकलिया है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। आहड़ के कई नाम हमने बनास संस्कृति, धूलकोट आदि पढ़े थे। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में, और उत्खनन का कार्य प्रथम बार तो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में, लेकिन 1961 में इसका पूर्ण रूप से उत्खनन किया था हंसमुख धीरजलाल सांकलिया यानी एच.डी. सांकलिया। तो ये आयड़ सभ्यता उदयपुर जिले में विकसित हुई। ठीक है, अब खुदाई से क्या मिला यहाँ से? यहाँ यूनानी देवता अपोलो अंकित मुद्राएं मिली हैं। यूनान के एक देवता है, जिस प्रकार भारत में सूर्य को देवता माना जाता है, इसी प्रकार उनके प्राकृतिक देवता थे अपोलो, उसकी मुद्राएं मिलना। इसका मतलब क्या हुआ? या तो यूनानियों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था, या फिर यूनानियों ने यहाँ शासन किया होगा। ये अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कुछ न कुछ उनका संबंध रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? आहड़ सभ्यता की। यहाँ से क्या मिला? पहली बात, अपोलो जो देवता है उनकी अंकित मुद्राएं मिली हैं। इसके बाद में कपड़े पर छपाई वाले लकड़ी के ठप्पे मिले हैं। जो आजकल ठप्पे होते हैं जिनसे लकड़ी के बने होते हैं, जिनमें छपाई की जाती हैं, वो ठप्पे वहाँ से मिले हैं उस समय के भी। ठीक है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव ठप्पों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठप्पे जो कपड़ों के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसकी चित्रकारी की जाती हैं, तो वो उससे मिले आयड़ सभ्यता से। लेकिन वर्तमान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव है अकोला, वो ठप्पों के लिए प्रसिद्ध है। ठप्पे 2 प्रकार के बताए जाते हैं। यद्यपि ये आर्ट में कला और संस्कृति का विषय है, फिर भी जान लेना उचित है कि ठप्पे कितने प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का ठप्पा इन्होंने बताया है। कौन सा? पहला ठप्पा है दाबू प्रिंट, दूसरा ठप्पा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के प्रकार हैं। दाब करके, किसी को दबा करके बनाया जाता है, वो दाबू प्रिंट हो गया। और जोर से ठप्पा लगा करके, मुहर की टाइप लगा करके लगाए जाते हैं, वो ठप्पा प्रिंट है। अब अगला फैक्ट आता है, जो लाल काले रंग के मृत भांड राज्य के एकमात्र स्थान आहड़ से मिले हैं। लाल और काले रंग के मृत भांड, इसका मतलब क्या है? लाल रंग के मृत भांड की बात करें जिसमें मिक्सिंग काले रंग का है, वो एकमात्र स्थान आहड़ का है। आहड़ कहाँ का? उदयपुर में। कौन सी नदी? आयड़ या बेड़च नदी। खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। ठीक है, उत्खनन का कार्य 2 चरणों में हुआ था। पहला 1956 में और दूसरा हुआ था 1961 में, पूर्ण रूप से एच.डी. सांकलिया के द्वारा। ठीक है, अब आता है यहाँ उल्टी तपाई वाले, यानी मृत भांडों के अंदर भी तपाई वाले मृत भांड के आड़ से मिले हैं। यानी उल्टी तपाई, यानी बाहर से भी तपाई मिलती है और अंदर से भी जो तपाई की जाती है मिट्टी के बर्तनों की, वो केवल और केवल आहड़ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अनाज पीसने की चक्की मिली है। कौन कौन से उपकरण मिले हैं, आजकल इसके डीपली क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इन पे थोड़ा सा गौर करना अति आवश्यक है। अनाज पीसने की चक्की कहाँ से मिली है? तो आहड़ से मिली है। उल्टी तपाई वाले बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो आहड़ से मिले हैं। लाल काले रंग के मृत भांड कहाँ से मिले हैं? तो वो आहड़ से मिले हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में त्रिशूल मिले हैं, जो वहाँ के लोगों का शिव अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो धातु का उपयोग करते थे, और धातु कौन सी थी? ताम्र धातु, तांबे का उपयोग किए जाते थे। और तांबे में यहाँ कहते हैं भी त्रिशूल मिले। त्रिशूल किसका प्रतीक होता है? शिव जी का प्रतीक होता है। 3 उसके सिरे होते हैं त्रिशूल के। त्रिशूल के 3 सिरे होते हैं। इसका मतलब 3 नेत्र वाले जो शिव जी हैं, उसी का एक प्रतीक चिन्ह होता है त्रिशूल। अत्यधिक मात्रा में त्रिशूल मिलना यह बताता है कि ये जो अनुयायी थे, ये शिव के उपासक माने जाते हैं। आहड़ सभ्यता के लोग शिव के उपासक माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ अत्यधिक मात्रा में त्रिशूल मिलना इसका प्रमाण है। ठीक है, ये हो गया आहड़ सभ्यता के बारे में। तो ये मुख्य सभ्यताएं थी। अब छोटी छोटी अन्य सभ्यताएं जो विकसित हुई थी, उनके बारे में अगर कुछ फैक्ट मिलता है तो ठीक, नहीं तो उनसे संबंधित जिले के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है रंग महल।
रंग महल। रंग महल कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पहला कांड, रंग महल कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली। हनुमानगढ़ से क्या मिला? गुरु शिष्य की मूर्ति। ये भी पूछा जा सकता है। रंग महल कौन से जिले में है? रंग महल हनुमानगढ़ जिले की पीलीभींगा तहसील में है। हनुमानगढ़ जिले की पीलीभींगा तहसील में एक सभ्यता स्थल है जहाँ से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली। ठीक है। दूसरा है पीलीभींगा, जिससे लगभग सभी परिचित हैं, एक विधानसभा क्षेत्र भी है। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले की एक तहसील भी है और कालीबंगा सभ्यता के नज़दीक स्थित शहर भी है। ठीक। पीलीभींगा से क्या मिला? यहाँ से ईंटों से बना हुआ कुआं मिला है। पीलीभींगा में ईंटों से बना हुआ कुआं मिला है। रंगमहल से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। इसके बाद में आता है सोंथी। इसके बाद में आता है सोंथी। सोंथी कहाँ पे है? बीकानेर जिले में। इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खुदाई कालीबंगा से पहले हुई थी, इसीलिए सोंथी का दूसरा नाम कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। यानी बीकानेर की कालीबंगा कहें तो सोंथी को कह सकते हैं, ये कालीबंगा प्रथम कहें तो वो सोंथी है, सोंथी सभ्यता। ये भी पूछा जा सकता है सोंथी सभ्यता कौन से जिले में है? तो बीकानेर जिले में। अब अगला क्वेश्चन आता है सुनारी का। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? सुनारी सभ्यता। सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू जिले में। क्या मिला यहाँ से? लोहे गलाने की भट्टी मिली। इसका मतलब क्या हुआ? सुनारी जो सभ्यता है उसमें लौह धातु का प्रयोग किया जाता था। ये वहाँ से मिले हुए जो भी भट्टी वगैरह है, लौह गलाने की भट्टी है, इसके अलावा कुछ जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनसे जानकारी मिलती है कि सुनारी झुंझुनू की जो सभ्यता थी वो लोह युगीन सभ्यता थी। ठीक है। अब कुछ नाम दिए गए हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है। एक तो चक 84। कौन सा? चक 84। चक 84। इसके अलावा चक 84, तरखान वाला डेरा, अनूपगढ़, ये सारे के सारे गंगानगर जिले में हैं। ठीक है। कौन कौन से? ये पूछा जा सकता है कौन सा स्थल कहाँ पे? अनूपगढ़ तो अपने आप में एक तहसील है, जिला बनने की और अग्रसर है। तरखान वाला डेरा है, चक 84 हैं, ये सारे के सारे श्री गंगानगर जिले में सभ्यता स्थल हैं। अब अगला आता है नौ। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में भी काफ़ी सभ्यता स्थल रहे हैं। भरतपुर का पहला नाम आता है नौ। यहाँ से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। यक्ष का मतलब क्या होता है? यज्ञ करने वाला। ठीक है। और यक्षिणी का मतलब क्या होता है? वही फीमेल, यानी यज्ञ करने वाली जो होती हैं उसको क्या कहते हैं? यक्षिणी कहती हैं। यहाँ से शुंगकालीन सिक्के मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट? शुंगकालीन सिक्के। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी सभ्यता से शुंगकालीन सिक्के मिले हैं, शुंग वंश के सिक्के मिले हैं? तो नौ भरतपुर की सभ्यता से। रिपीट करते हैं नौ सभ्यता के बारे में। ये भरतपुर जिले में है। पहली बात, मिला क्या? यहाँ से मिला यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली, पहला। दूसरा, और क्या मिले? शुंग शासकों के सिक्के मिले। ठीक है। यक्ष यज्ञ करने वाले, यक्षिणी यज्ञ करने वाली, ये अपने बता चुके हैं। तो वापिस रिपीट करते हैं। नौ सभ्यता भरतपुर जिले की सभ्यता है। यहाँ से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा शुंग वंश के सिक्के मिले हैं। ठीक है। अगली सभ्यता है वो भी भरतपुर जिले की बयाना तहसील से हैं। कहाँ से हैं? बयाना। बयाना भरतपुर का है। प्राचीन नाम क्या था बयाना का? सिरपंथ। ये भी पूछा जा सकता है इसका प्राचीन नाम क्या है। सिरपंथ किसका प्राचीन नाम है? तो बयाना का। कौन सा जिला है वर्तमान में? भरतपुर। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का महत्वपूर्ण ढेर मिला है। दो प्रश्न आए, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? वो बयाना से मिले हैं। और शुंगकालीन कहाँ से मिले हैं? नौ से मिले हैं। याद रह जाएगा, दोनों अलग अलग करने हैं। नौ से तो मिले शुंगकालीन, दोनों के दोनों भरतपुर में, नौ और बयाना। नौ से तो मिले हैं शुंगकालीन सिक्के और बयाना से मिले हैं गुप्तकालीन सिक्के। ठीक है। बयाना से मिले हैं गुप्तकालीन सिक्के। बयाना का दूसरा नाम यानी प्राचीन नाम कहें तो वो सिरपंथ था। ठीक है। याद करना है इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। रिपीट कर लेते हैं। बयाना से मिले हैं गुप्तकालीन सिक्के, नौ से मिले हैं शुंगकालीन सिक्के। ठीक है। नौ से कौन से सिक्के मिले हैं? शुंगकालीन सिक्के मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ मिला है जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। बयाना भरतपुर का जो हिस्सा है वहाँ
गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। इसके अलावा विजय स्तंभ भी मिला है, जो कि राज्य का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। जो गुप्त शासक था उसने निर्माण करवाया था। इसका मतलब क्या, गुप्तों का शासन राजस्थान के भरतपुर जिले में भी था, ये इसे प्रमाण मिलता है। दो सभ्यताएं बताइए भरतपुर जिले की। पहली नौह, दूसरी बयाना। नौह किससे संबंधित है? नौह से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति और शुंगकालीन सिक्के। ठीक है। बयाना से क्या मिला? बयाना का प्राचीन नाम तो सिरपंथ है। यहाँ गुप्तकालीन सिक्के मिले और राज्य का सबसे पुराना समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया विजय स्तंभ मिला है। बयाना राज्य का एकमात्र स्थान है जहाँ से नील की खेती के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया, उसमें नील की खेती के बारे में अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि नील की खेती के बारे में किसानों ने आंदोलन भी किए थे, तो वो बाद की बात है। लेकिन सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो मिला था बयाना से। नील की खेती होने का प्रमाण कहाँ से मिला? बयाना से। अपने सबसे प्राचीन विजय स्तंभ की बात की है जो बयाना से मिला है, समुद्रगुप्त का है। इसके बाद में बात कर लेते हैं मंडोर, जो जोधपुर जिले में है, वहाँ से भी एक विजय स्तंभ मिला है। विजय स्तंभ कहाँ कहाँ से मिले? सबसे प्राचीन तो बयाना की बात अभी अपने कर ली है। और विजय स्तंभ कहाँ मिला? वो मंडोर जो जोधपुर में है, कभी मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी मंडोर, उससे एक विजय स्तंभ मिला है, जिसका निर्माण कक्कुक, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, उसने निर्माण करवाया था। तो दूसरा विजय स्तंभ मिला है मंडोर से। तीसरा विजय स्तंभ भी है जो वर्तमान में जो पुलिस एकेडमी है उसका भी प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। और सिर सीमेंट जैसी कुछ सीमेंट कंपनी है, उन्होंने अपने विजय स्तंभ के रूप में इनको स्थान दिया है। तो विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया था अपनी विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। तो 3 विजय स्तंभ हैं। सबसे पहले बयाना भरतपुर का जो सबसे प्राचीन है, दूसरा मंडोर का जो कक्कुक गुर्जर प्रतिहार वंश ने बनवाया, तीसरा राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया था। ठीक है। अगली सभ्यता है गड़दड़ा। अगली सभ्यता कौन सी है? अगली सभ्यता का नाम आता है गड़दड़ा। गड़दड़ा बूंदी जिले में पहला काम, यहाँ विश्व की प्राचीनतम बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग यानी पशु पक्षी शैल चित्रावशेष मिले हैं। ये पूछा जा सकता है, बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग, पशु पक्षी शैल चित्रावशेष कहाँ से मिले हैं? पशु पक्षियों के चित्र कहाँ से मिले हैं? वो गड़दड़ा बूंदी से मिले हैं। गड़दड़ा बूंदी की सभ्यता है जहाँ से पशुओं से संबंधित चित्र मिले हैं। कहाँ? शैल चित्र यानी पत्थर के ऊपर उकेरे गए हैं इस प्रकार के। अगली सभ्यता है भीलवाड़ा जिले की 2 सभ्यताएं। अब जैसे भरतपुर की 2 सभ्यताएं अभी पड़ी थी, अब 2 सभ्यताएं भीलवाड़ा जिले की हैं। पहली सभ्यता है बागोर भीलवाड़ा सभ्यता। यह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो उस नदी का नाम है कोठारी नदी। बागोर भीलवाड़ा सभ्यता के बारे में बात करें तो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। बागोर राज्य का प्राचीनतम स्थल है। ये पूछा जा सकता है, राज्य का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है? तो वह बागोर भीलवाड़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम राज्य में मानव का उदय होने का प्रमाण यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है? राज्य में, राजस्थान की बात कर रहे हैं। यद्यपि भारत में नर्मदा नदी की घाटी है, वहाँ मानव होने के प्रमाण मिले हैं। और विश्व की बात करें तो अफ्रीका में मानव होने के प्रमाण सर्वप्रथम वहाँ मिले हैं। विश्व की बात करें तो अफ्रीका में, भारत की बात करें तो नर्मदा घाटी में, और राजस्थान की बात करें तो कोठारी नदी के किनारे बागोर में प्राचीन प्रमाण मिले। क्योंकि मानव उदय होने का प्रमाण मिला है। यहाँ सर्वाधिक संपन्न पाषाणीय स्थल है नहीं, अभी था। यानी ये भी पूछा जा सकता है बागोर सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो पाषाणकालीन सभ्यता है। विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन की जानकारी भी, विश्व नहीं तो कम से कम भारत में तो इसकी जानकारी, पशुपालन की जानकारी बागोर से मिली है। तो भीलवाड़ा की बात करें तो पहली बात कोठारी नदी के किनारे, दूसरा राज्य का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल, क्योंकि मानव होने के प्रमाण यहाँ से राजस्थान में सर्वप्रथम मिले। दूसरा पाषाणकालीन स्थल है, पशुपालन की जानकारी मिलती है बागोर से। ठीक है। अब अगली सभ्यता है, वो भी भीलवाड़ा जिले से हैं। नाम आता है बांका सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बांका सभ्यता। देश में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा के अवशेष यहाँ से मिले हैं।
अलंकृत का मतलब चित्रकारी की गई है वो उस गुफा पर। तो वो गुफा कहाँ से मिली है? भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा की बांका सभ्यता से। दो सभ्यताएं पड़ी है, एक भीलवाड़ा जिले की पहली बागौर, दूसरी बांका सभ्यता। बागौर तो कोठारी नदी के किनारे और सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल राजस्थान का, इसके अलावा पाषाणकालीन स्थल और प्राचीनतम पशुपालन की जानकारी बागौर से। दूसरा बांका सभ्यता की बात करें तो भीलवाड़ा जिले में अलंकृत गुफा का अवशेष मिला है। अब आती हैं टोंक की रेड। टोंक की रेड जो हाल ही में फर्स्ट ग्रेड भर्ती एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आया था। यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा गले हुए लोहे का भंडार, जिसमें सिक्के गले होने का अनुमान है, मिला है। अतः इसे प्राचीन सभ्यता का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन सभ्यता का टाटा नगर किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। रेड, पहली बात, जिला कौन सा है? टोंक। क्या मिला है? पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लोहे का भंडार। इतनी मात्रा में लोहे का भंडार कहीं नहीं मिला जो रेड टोंक से मिला है। इसीलिए इसे प्राचीन सभ्यता का टाटा नगर कहते हैं। क्यों कहते हैं टाटा नगर? क्योंकि भारत में सर्वाधिक लोहा जमशेदपुर, जो झारखंड जिले में है, जमशेदपुर, वहाँ से निकाला जाता है। अतः इसे आधुनिक भारत का टाटा नगर कहते हैं। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? टाटा नगर कहते हैं आधुनिक भारत का। और प्राचीन भारत के टाटा नगर की बात करें तो रेड यानी टोंक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? आधुनिक में क्यों कहते हैं? क्योंकि आधुनिक में सर्वाधिक जो लोह इस्पात निकाला जाता है वो जमशेदपुर से, झारखंड से निकाला जाता है। और प्राचीन काल में अत्यधिक सिक्के होने के जो गले हुए सिक्के, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि रेड टोंक से अत्यधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता होगा। उसी को लेकर के इसका नाम प्राचीन सभ्यता का टाटा नगर कहते हैं। समझ में आ गई कहानी? टोंक जिले की रेड सभ्यता से लोहे के भंडार मिला, गले गले हुए लोहे के भंडार मिले हैं, जिसका अनुमान सिक्कों से लगाया गया है। ठीक है, ये तो प्राचीन भारत का टाटा नगर हो गया। अब वर्तमान की बात करें तो वो जमशेदपुर है, जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। बालाथल उदयपुर का। अब बालाथल की बात करें तो बालाथल भी उदयपुर भी, ये भी पूछा जा सकता है कौन एक जिले की नाम लेकर के उसकी सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, उदयपुर जिले की कौन कौन सी सभ्यताएं। जैसे अभी हमने आहड़ सभ्यता के बारे में भी पढ़ा था, और बालाथल ये उदयपुर जिले की ये सभ्यता है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। आहड़ संस्कृति अभी अपने पढ़ा था, धूलकोट आहड़, ठीक है, वो कौन सी थी? आहड़ नदी के किनारे, जो बेड़च नदी भी कहलाती है, आहड़ सभ्यता, ठीक है, उसी का नवीनतम ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। खोज किसने की थी? डॉक्टर वी.एन. मिश्रा। डॉक्टर वी.एन. मिश्रा ने 1962-63 में इसकी खोज की थी, बालाथल की। उदयपुर जिले में स्थित है और ये ताम्र पाषाणकालीन नवीन आहड़ संस्कृति का स्थल है, और खोज वी.एन. मिश्रा के द्वारा की गई थी। अगला है जी गिलुंड। गिलुंड वर्तमान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वर्तमान में सोजत और गिलुंड दोनों मेहंदी के लिए प्रसिद्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माने जाती हैं दोनों के दोनों। ये जो गिलुंड सभ्यता है हड़प्पा कालीन सभ्यता है। अगला है कुराड़ा नागौर। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में औजार मिले हैं। कुराड़ा नागौर से क्या मिले हैं? अत्यधिक मात्रा में औजार मिले हैं। अतः इसे औजारों की नगरी कहा जाता था, है नहीं, यहाँ था कर लेना, ठीक है। कुराड़ा नागौर से क्या मिला? अत्यधिक मात्रा में औजार। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ औजारों का निर्माण होता होगा और यहाँ से फिर व्यापारिक संबंध के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों तक औजारों की सप्लाई की जाती होगी। ऐसा जान करके, ऐसी जानकारी प्राप्त करके इसका नाम क्या रखा गया? औजारों की नगरी। औजारों की नगरी किसको कहा जाता था? कुराड़ा नागौर को। एक और सभ्यता है नागौर की, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी सभ्यता है उसको डिस्ट्रिक्ट के नाम से ज़रूर याद रखना है। कुराड़ा नागौर की है, दूसरी खुरड़ी नागौर की है। यहाँ से टोंटीदार मटके का अवशेष मिला है। एक मटका मिला है, मटके में टोंटी लगी हुई है, इस प्रकार का मटका है, मटके में टोंटी लगी हुई है, यानी टोंटीदार जो मटके के अवशेष है वो मिले हैं खुरड़ी से। और कुराड़ा से क्या मिले हैं? अत्यधिक मात्रा में औजार मिले हैं, दोनों के दोनों नागौर जिले में। अब सभ्यता आती है मंडोर। मंडोर में भी सभ्यता स्थल है, अभी अपने बात किया था, जहाँ राज्य का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है वो बयाना से मिला था। इसके अलावा मंडोर से भी एक
विजय स्तंभ प्राप्त हुआ था। तो ये मंडोर जोधपुर वाला है। इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर, क्या नाम था प्राचीन नाम? मांडव्यपुर या लंकाधिपति। क्या मिला यहाँ से? लंकाधिपति रावण और मंदोदरी के विवाह की चंवरी मिली है, ये मिला है भी। मंडोर जो वर्तमान में जोधपुर जिले की तहसील भी है, मंडोर गार्डन भी है, वहाँ से मांडव्यपुर जिसका नाम था लंकाधिपति रावण और मंदोदरी जो उनकी पत्नी थी, उनके विवाह की चंवरी मिली है, पहला। दूसरा, मंडोर से दशहरा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है क्योंकि रावण यहाँ का दामाद था। इसका मतलब क्या हुआ? दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, उसके पुतले को जलाया जाता है। तो यहाँ ससुराल होने के कारण उसका दशहरा न मना करके वो शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है क्योंकि वो यहाँ का दामाद था, ठीक है। और अपनी भारतीय परंपरा का अभी भी वो अनुसरण कर रही हैं। मेहरानगढ़ किला ये एकमात्र किला है जहाँ राम जी की सवारी निकाली जाती है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अगली सभ्यता आती है जैसलमेर में। ज़िले के हिसाब से बात करें तो अगली सभ्यता है जैसलमेर ज़िले की लोद्रवा। कौन सी नदी है? याद करना है नदी का नाम। लोद्रवा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? कांकड़ी नदी के किनारे। दूसरा, कांकड़ी नदी का दूसरा नाम सरस्वती नदी। एक तो ये जो सरस्वती नदी है, दूसरी कांकड़ी नदी के किनारे विकसित हुई। या मुमल की राजकुमारी थी, मुमल यहाँ की राजकुमारी थी जो महेंद्र के प्रेम की दीवानी थी। लोद्रवा से क्या मिले? कई अवशेष मिले हैं जिसमें जो प्राचीनतम प्रमाण होने के लिए जानकारी मिलती है। लेकिन लोद्रवा जो है वहाँ एक यहाँ की राजकुमारी थी मुमल, और जो महेंद्र है उसके प्रेम प्रसंग के बारे में ज़्यादा प्रसिद्ध है। महेंद्र और मुमल दोनों आपस पे प्रेम में इतने व्याकुल थे कि काफ़ी दूरी एक ऊंट के द्वारा भी तय कर ली जाती थी। ऐसे कथानकों से हमें जानकारी प्राप्त होती हैं। तो लोद्रवा की बात करें जैसलमेर ज़िले में कौन सी नदी के किनारे? कांकड़ी नदी, वहाँ सरस्वती नदी भी इसका नाम है, उसके किनारे विकसित हुई थी। अगली है पारेवार और सानू, दो सभ्यताएं हैं। एक तो पारेवार, दूसरा सानू। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम चूहे के दांत मिले हैं। रीढ़ खंभधारी, इसका मतलब क्या हुआ? जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में मेरुदंड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, वो मिला है वहाँ से। कहाँ से मिला है? इसका मतलब क्या हुआ? जो रीढ़धारी जानवर है वो वहाँ प्राप्त थे, उनके दांत मिले हैं। दांत का मतलब रदनख, ये साइंस का विषय है। यद्यपि फिर भी जो प्रमाण मिला है उनके बारे में याद रखना है। जैसलमेर ज़िले के पारेवार और सानू जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चूहे के दांत मिले हैं। इसके अलावा रीढ़ खंभधारी भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो लोद्रवा और पारेवार, सानू तीनों जैसलमेर ज़िले में। तो आज हमने कल की जो शेष सभ्यताएं थी उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा छोटी सभ्यताएं जो भी हैं उनके बारे में मुख्य जानकारी है उनको तो संग्रहित किया है। इसके अलावा जो भी सभ्यताएं बच गई उनके बारे में अपने नोट्स में लगातार मेंशन करते जाएं। यद्यपि ये सभ्यता जो मैंने अभी इसी नोट्स के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है वो कंप्लीट नहीं है, फिर भी आपकी तैयारी में जो भी नोट्स हैं उनके सहयोग के रूप में इसका अगर उपयोग किया जाता है तो आपकी सफलता में चार चांद लगाने में ये वीडियो काफ़ी अहम रोल अदा करेगा। इसके लिए आप लगातार अपनी स्टडी को जारी रखें, बार बार अभ्यास करें तो सफलता निश्चित है। और एक बार पुनः नव वर्ष 2023 सभी को मुबारक। थैंक यू।